क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। आंसर देने की कोशिश करोगे। बता दो, हिंदुस्तान का सबसे पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हिंदुस्तान का लास्ट आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हुआ लॉर्ड कैनिंग। मलका विक्टोरिया का ऐलान कब जारी हुआ था? 1858 ईस्वी में। 1857 की बगावत में जो राइफल इस्तेमाल किया गया था उसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। यस। 1857 ईस्वी की बगावत को किसने फौजी बगावत कहा था? सिपाही म्यूटिनी कहा था। जॉन लॉरेंस और जॉन सिले, है ना। इसमें और भी कसूरी चंद मित्रा है, सबो चंद मुखर्जी है, ये लोग हैं जिसने कहा था 1857 की बगावत क्या है? सिपाही म्यूटिनी है, सिपाही की बगावत है। 1857 की बगावत को किसने आज़ादी की पहली जंग करार दिया था? जवाहरलाल नेहरू, बिरिंदा बिल्लाल, वीर सावरकर, अशोक मेहता, ये वह लोग हैं जिसने क्या कहा था? 1857 की बगावत को आज़ादी की पहली जंग है। किसने माजुल हुक्मरानों की बगावत कहा था? सैंद्रनाथ सिंह और रमेश चंद्र मजूमदार। और किसने कौमी इनकलाब या कौमी जंग करार दिया था? कार्ल मार्क्स और लॉर्ड कैनिंग। कहा था कि 1857 की बगावत क्या है? एक नेशनल वार है। इन के मुताबिक कंपनी ने अपनी 100 साल हुकूमत के दौरान हिंदुस्तानी अवाम का मुख्तलिफ तरीके से सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, मजहबी, सकाफती तौर पर से इस्तेसाल किया था, जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर कौमी जज्बा पैदा हुआ और उन लोगों ने इस बगावत में शामिल हो गया, ठीक है। इसलिए उन लोगों ने क्या कहा था? इसको कौमी इनकलाब या कौमी जंग। अनुसंधान की बगावत के वक्त हिंदुस्तान का बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था ना। बहुत अच्छा। अगर कोई दो वजह ऐसी बताओ जिसके कारण बंगाल के तालीम याफ्ता तबका हिंदुस्तान के 1857 की बगावत में शामिल नहीं हुआ। दो कारण बताओ। पहला मुफाद परस्ती, है ना। मुफाद परस्ती में वो लोग अपना फ़ायदा देख रहा था। उन लोगों का ये कहना था कि ये सिपाहियों की शरारत है, ये सिपाहियों के लिए बगावत है, हम लोगों का इससे क्या लेना देना। इसी वजह से वह लोग इसमें शामिल नहीं हुआ। इसके बाद एहसानमंदी। हिंदुस्तान में जो सामाजिक खराबियाँ था, जिस तरह हम लोग जानते हैं सती का रस्म था, औरतों की तालीम नहीं दिया जाता, बचपन में शादी दिलाया था, तो ये सब रस्म का आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज जो है खात्मा कर रहे थे। तो बंगाल के तालीम याफ्ता लोगों का कहना ये था कि हमारी समाजी भलाई जो हुआ ये किसके वजह से हुआ? अंग्रेजों की वजह से हुआ। तो हम लोग अगर अंग्रेज की तरफ खिलाफ हो जाएंगे तो हमारी वो सामाजिक खराबियाँ का एहसानमंदी हम लोग कैसे रख सकते हैं? हाँ, इसलिए वह लोग क्या क्या इस बगावत से दूर रहा, ठीक है। और जागीरदारी निजाम से वो लोग बहुत डरते थे, ये भी एक वजह थी। जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडलिज्म था, इससे वो लोग बहुत डरते थे। इन लोगों को ये डर था कि अगर हम बगावत में साथ दे दें तो शायद फिर से हिंदुस्तान में कौमी जो कदीम जागीरदारी निजाम है वो फिर से लागू हो सकता है, ये भी एक वजह थी, ठीक है। मलका विक्टोरिया ने अपने ऐलान में, अपने प्रोक्लेमेशन में क्या क्या ऐलान जारी किया था? मलका विक्टोरिया ने अपने ऐलान में क्या क्या बातें बोली थी? पहली बात तो ये बोली थी कि हिंदुस्तान के किसी भी रस्म और रवाज व मजहब में वो कोई अमलदारी, हिस्सेदारी नहीं करेंगे, ठीक है। और हर हिंदुस्तानी को मजहबी आज़ादी हासिल होगी, ये बात बोली थी। दो, हिंदुस्तानी हुक्मरानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसला अल्लाह का गोद लेने का रस्म के कानून को वो मनसूख कर दिए, कैंसिल कर दिए। इससे पहले हिंदुस्तान में डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स और बहुत सारे कानून थे जिसके तहत देसी हुक्मरानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। कोई देसी हुक्मरान अपने औलाद जब नहीं होता था तो दूसरे औलादों को पाल पोस कर उसकी जगह उसके तख्त को दिया था, उसकी मौत के बाद उस औलाद को वो देता था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स और जो मसला अल्लाह का ये कानून था, इसको बनाकर वो ख़त्म कर दिया आइन कि अब कोई भी हुक्मरान बन सकता है उसके मौत के बाद, अगर कोई उसका औलाद अपना ना हो तो। इसमें भी ये कहा। तीसरा नंबर में क्या कहा कि सरकारी मुलाजिमत के लिए जो मजहब का फ़र्क रखा गया था अब नहीं रखा जाएगा। अब हर मजहब के शख्स को उसके सलाहियत के मुताबिक मुलाजिमत दी जाएगी, चाहे वो कोई से भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, उसको सरकारी मुलाजिमत दे सकते हैं। चौथा नंबर पॉइंट में क्या कहा था कि 1857 की बगावत के वक्त जो भी हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है
बगैर जुर्म के, बगैर कत्ल के उसको कैदी से रिहाई मिलेंगे। ठीक है। और 5वें नंबर में क्या कहा गया था कि देसी नवाबों और राजाओं से अंग्रेजों ने जितने सारे वादे और वफाए किए थे वो सारे उस पर अमलदार रहेगा। ठीक है। देसी नवाबों और राजाओं से वो लोग, अंग्रेज लोग जितने भी वादा किए हुए थे, टैक्स सिस्टम का, आने जाने का, आमदरफ का, वहाँ पे नौबंदी हुकूमत कायम करने का, इन सारे चीज़ों को वो लोग उसका जो वादा किए थे वो उसको पूरा करेगा। ठीक है। ये हो गया 1857 ईस्वी की बगावत। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि 19वीं सदी को अंजुमन का अहद क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सदी में बहुत सारे तंजीमें, अंजुमनें कायम की गई। 19वीं सेंचुरी में हिंदुस्तानियों के अंदर कौमी जज्बा जो है उभर कर आया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म के तहत हिंदुस्तानियों को आगे बढ़ाने और हिंदुस्तानियों के अंदर कौमी जज्बा पैदा करने के लिए एक एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर दिया था। उनमें से सबसे पहला एसोसिएशन का नाम क्या था? बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। बंगा भाषा प्रकाशिका सभा कब कायम किया गया? 1836 ईस्वी में। किसने कायम किया था? गौरी शंकर तारिक बख्शी ने कायम किया था। इसके बाद दूसरा जो अंजुमन था उसका नाम क्या है? जमींदारी सभा। जमींदारी सभा का दूसरा नाम क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी, है ना। इसको कायम कब किया गया था? 38 ना 37 में, है ना। किसने कायम किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने ना, द्वारकानाथ टैगोर ने इसको कायम किया था। ठीक है। इसके बाद और भी हम लोग पढ़े थे इंडियन एसोसिएशन, भारत सभा। इसका कयाम किया था सत्येंद्रनाथ बनर्जी ने जुलाई 1876 ईस्वी में। ठीक है। इनमें और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, आनंद मोहन बासु और द्वारकानाथ गंगुली भी इसमें शामिल थे। ठीक है। इस सभा का मीटिंग किस हॉल में हुआ था? कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। अल्बर्ट हॉल में ये मीटिंग, इसका मीटिंग हो रहा था। ठीक है। भारत सभा के 4 मकसद बताओ। व्हाट आर द 4 मेन पर्पस ऑफ इंडियन एसोसिएशन? मुख्तलिफ तरह के तहरीक के लिए तैयार करना, हिंदू मुस्लिम को एक करना, जात पात के मुख्तलिफ मजहब के लोग को। पहला नंबर मुख्तलिफ जात पात को एक करना। दूसरा नंबर अवाम में सियासी शऊर पैदा करना। तीसरा अवाम को तहरीक चलाने के लिए तैयार करना। और चौथा हिंदू मुस्लिम को एक करना, यकजहती करना। ये था। इसके बाद पढ़े थे हम लोग हिंदू मेला। हिंदू मेला किसने कायम किया था? नवगोपाल मित्रा, है ना। कब? 1867 ईस्वी में नवगोपाल मित्रा ने इसको कायम किया था। इसके साथी कौन थे? रसीन राज नारायण बासु। ये इसका साथ देकर हिंदू मेला कायम किया गया था। हिंदू मेला का दूसरा नाम क्या है? चैत्र संक्रांति। ठीक है। ये बंगाली कैलेंडर का आखिरी महीने में बनाया गया था, चैत महीने में। ठीक है। हिंदू मेला का 3 मकसद बताओ। व्हाट आर द 3 मेन पर्पस या एम्स ऑफ हिंदू मेला? लड़का तो बोलेगा। बॉयज ओनली बॉयज। व्हाट आर द मेन 3 पर्पस ऑफ हिंदू मेला? बोलो। हिंदू मेला का 3 मकसद। हिंदुओं के अंदर इत्तेहाद कायम करना, दस्तकार और हुनरमंदी को फरोग देना, और तीसरा क्या है? या खुद कफिल हिंदुस्तान का कायम करना। खुद कफिल मतलब एक ऐसा हिंदुस्तान जिसके लोगों को हिंदुस्तानी होने का फख्र हो कि हम हिंदुस्तान के हैं। खुद कफिल हिंदुस्तान का कायम करना। तुम लोगों को घमंड है अपने गांव से? तुम लोग जो अपने गांव में हो, तुम लोगों को फख्र हो रहा है कि हम घाटीताल में रहते हैं, हम कंचनश्री में रहते हैं, हम प्याजपुर में रहते हैं। तुम लोग घमंड है? घटिया गाँव है तो कैसे हो? घाटीताल तो घटिया गाँव ही है। बचा कंचनश्री, तो अगर कोई खराब है तो उसके साथ तो खराब होगा ही, जो उसका साथी है। दो कंचनश्री या घाटीताल 2 भाई है, वो 2 एक ही बाप का औलाद है, खराब क्यों नहीं होगा? अब बचा आठ कितनी अच्छा ही। हाँ हाँ, कितना अच्छा गाँव है, हर तरफ हरियाली। टी
टी गार्डन, बाग वगैरह, खेत वगैरह। बांग्लादेश हमसे 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर ये अलग बात है कि हम लोग गाँव के मॉल पार्ट है, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग तो मॉल नहीं है ना। है ना सर, करीब में। सर फर्क क्या है जो आप लोग मान नहीं है वैसे ठीक है, शिकायत करने में तो आगे हो। सच में ये लफ्ज लड़की जो है ना, इसका मानी है मजबूर। लफ्ज लड़की का मानी क्या है? मजबूर। तो वैसे है ही नहीं सर। और लफ्ज लड़का का मानी है खुला हुआ। पहली बार सुनी। हाँ, तुम लोग पहली बार सुने? नहीं जानते थे पहले? चलो आज सीख लो। लफ्ज लड़की का मानी क्या है? मजबूर। इसको हमेशा मजबूरी में ज़िंदगी गुजारना पड़ता है, अपने माँ बाप के घर में भी और अपने ससुराल में भी। असल में इसका कोई घर ही नहीं है अपना। अपना घर ना ही अपने वालिदैन के घर को कह सकते हैं, ना ही अपने ससुराल को कह सकते हैं। और इन लोग अभी तक पता नहीं है कि इन लोग अपना घर होगा कहाँ। इन लोग अभी तक पता नहीं है कि इन लोग अपना घर होगा कहाँ, लेकिन तुम लोग को पता है कि तुम लोग अपना घर है कहाँ। उन लोगों का भी होगा। तो क्लास में तब भी लड़की से भी आगे है। वो लोग मजबूर है तब भी आगे है। इंसान मजदूर है इसलिए मजबूर है, लेकिन कभी कभी इंसान मजबूर होकर भी मजदूर बन जाते हैं, है ना। मजबूर होकर इंसान मजदूर बन जाते हैं और कभी कभी मजदूर होकर मजबूर हो जाता है। हम मजदूर है, मजबूर है इस बात से, ठीक है। और हम मजदूर इसलिए है क्योंकि हम मजबूर है। अब मजबूरी की वजह से हमको मजदूरी करना पड़ता है, समझे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो मतलब दोनों होना है और एक तो बचेगा। क्या? आप पहला लाइन याद रखना, दस्तकारी और हुनरमंदी को फरोग देना। 10 तारीख ऊपर तो लिखा हुआ, सबसे ऊपर वाला लाइन देखो, दस्तकारी और हुनरमंदी को फरोग देना। दस्तकारी और हुनरमंदी कल बोले थे हम लोग, कोई इंसान अपने जिस्म या अपने हाथ की वजह से कोई फन करता है, कोई तस्वीर बनाता है, कोई आर्ट बनाता है, कोई लिखता है, इसको दस्तकार और फनकार कहते हैं, ठीक है। जिस्मानी मेहनत के जरिए जब कोई काम करता है उसको दस्तकारी या फनकारी कहेंगे हम लोग, ठीक है। चलो कल पढ़े थे हम लोग आनंद मठ के बारे में। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का एक मशहूर नावल है, ठीक है। इस नावल का खास मकसद 2 टॉपिक है, एक बंगाल की कहात और दूसरा सन्यासी और अंग्रेजों की लड़ाई, ठीक है। इस बगावत में सबसे पहले एक गीत शाया हुआ था, इसका नाम क्या था? वंदे मातरम, है ना। बंगादशन एक महानामा अखबार था और वंदे मातरम एक गीत है, गाना है। बंगादशन कब शाया हुआ था इसमें? ये नावल शाया हुआ था उसमें, आनंद मठ नावल बंगादशन अखबार में जो है शाया हुआ था 1881 ईस्वी में। और 82 ईस्वी में क्या हुआ था? किसको? नावल आनंद मठ को किताब की शक्ल में, बुकलेट की शक्ल में उसको जो है शाया किया गया था। चलो आज हम लोग चैप्टर 4 को एंड करेंगे। आज पढ़ेंगे वर्तमान भारत के बारे में। वर्तमान भारत, ठीक है। वर्तमान मतलब पता है तुम लोगों को? अरे बाप रे, वर्तमान भारत, वर्तमान भारत जो है ये स्वामी विवेकानंद का, किसका? स्वामी विवेकानंद का क्या है? वर्तमान का मानी है जदीद या नया। वर्तमान भारत, नया भारत, जदीद हिंदुस्तान। स्वामी विवेकानंद ने हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बनाने के ख्वाहिश था उसको। स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद को किस चीज़ की ख्वाहिश थी? एक नया हिंदुस्तान बनाने की ख्वाहिश थी, ठीक है। विवेकानंद ने हजारों सालों पर महित हिंदुस्तान की तारीख को बड़े उम्दा अंदाज में पेश किया था। इस नावल में स्वामी विवेकानंद ने क्या किया?
बड़ी खूबसूरती में लगभग हिंदुस्तान में कितने साल तक वह लोग हिंदुस्तानी मजबूर होकर रहे, इसको पेश करने की कोशिश किया। हिंदुस्तान की 100 साल कहानी को इस मजमून में उसने बताया कि किस तरह हिंदुस्तान पहले था और आज वर्तमान भारत में है। ठीक है, विवेकानंद ने हजारों साल पर हिंदुस्तान की तारीख को बड़े उम्दा अंदाज में पेश किया और आने वाले मुस्तकबिल की पेश कयास भी की है। और यह भी लिखा है कि आने वाले हिंदुस्तान में क्या होगा, आने वाले हिंदुस्तानियों के अंदर कौमी जज्बा किस तरह रहेंगे, इस चीज़ को भी बयान किया उन्होंने अंग्रेजी दौर हुकूमत तक हिंदुस्तान की तारीख का तजज़िया किया है। जब तक अंग्रेज हुकूमत के हिंदुस्तान में, वो सारी चीज़ों को बयान करने की कोशिश किया है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तानी समाज 4 जातों पर मुश्तमिल है। क्या बताया उसने? हिंदुस्तान का समाज 4 हिस्सों पर बटा हुआ है। उन जातों को मुख्तलिफ दौर में अरूज हासिल हुआ। वैदिक दौर में ब्राह्मण को समाज में आला मकाम हासिल था। ब्राह्मण हिंदुओं की 4 जातों में से सबसे बड़ा जात ब्राह्मण, खत्री, शूद्र और कायस्थ, है ना। 1000 साल के बाद खत्रियों के हिस्से में इक़्तिदार आया। ब्राह्मण पहले समाज का बहुत बड़ा कहलाता था कि वर्तमान भारत में उन्होंने 4 समाज के बारे में बताया। पहले समाज के बारे में बताया क्या कि इस समाज में जो है सबसे पहला हिंदुओं में आला जात जो था वो था कौन? ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण एक वक्त था कि ब्राह्मण समाज का एक बड़ा अव्वल जात बनकर रह गया। अब उसके सामने कौन आ गया? खत्री आया। खत्री एक तरह का हिंदुओं का जात है जो एक वक्त ऐसा था कि समाज में उसको आला समझा जाता था। इसके बाद 1000 साल के बाद हुकूमत वैश्य के पास आई। वैश्य हिंदू समाज का एक जात है, 4 जातों में से एक जात है। एक वक्त ऐसा आया कि समाज में वैश्य को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया। उनके इक़्तिदार का सूरज एक ही साल मुकम्मल होते ही डूब जाएगा और शूद्र इक़्तिदार के मालिक होंगे। फिर शूद्र आए, 4 जात। ठीक है, पहला ब्राह्मण, खत्री, शूद्र और वैश्य। ये 4 जात थे हिंदू का। हर एक का एक क्या एज रहा है, हर एक का कुछ साल रहा है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ साल था कि ब्राह्मण को आला समझा जाता था, कुछ साल उसके बाद कुछ साल गुजरे हैं खत्रियों को अच्छा समझा जाता था, फिर कुछ साल शूद्र को और फिर वैश्य को। उन्होंने इस तरीक़े से बताने की कोशिश की है कि हिंदू समाज एक दायरे की शक्ल में गर्दिश में है। उन्होंने क्या बताया कि हिंदू समाज क्या है? एक दायरे की शक्ल में गर्दिश कर रहा है। फिर ये घूम के ही आएगा। मतलब वक्त कब बदल जाएगा पता नहीं। मतलब आज तुम्हारा वक्त आया है और हमारा दौर आएगा। ठीक है, तुम्हारा दौर आया है, हमारा वक्त आएगा। हर एक चीज़ का देखो लिमिट है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में, चाहे वो मज़े में गुजरे या खट्टे में गुजरे, लिमिट है। देखते हो किसी का गम ज़्यादा दिनों तो नहीं रह सकता, किसी का खुशी भी ज़्यादा दिनों तो नहीं रह सकता। आज तुम खुशी में हो तो कोई ना कोई ऐसा वक्त आएगा कि तुम गमगीन हालत में रहोगे। आज अगर मैं गमगीन हालत में हूँ तो कोई ना कोई ऐसा वक्त आएगा कि मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजारूंगा। बस यही है वो कहानी। स्वामी विवेकानंद ने क्या बताया कि अलग अलग दौर में हिंदू समाज में अलग अलग जात को अलग अलग चीज़ों पर उन लोगों को मकाम हासिल था। जिस तरह एक वक्त ऐसा था कि हिंदू समाज में ब्राह्मण को ऊंचा समझा जाता था, लेकिन कुछ साल बाद देखा गया कि ब्राह्मण को अब नहीं, अब खत्री को ऊंचा समझा जा रहा है। अब नेक्स्ट नंबर शूद्र को अच्छा समझा जा रहा है। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद वैश्य को आ गया, फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर ब्राह्मण आ गया। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने मजमून वर्तमान भारत के जरिए ये बताने की कोशिश किया है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू समाज है वो एक दायरे की शक्ल में गर्दिश करता है। ठीक है, बारी बारी हर जात को अरूज हासिल होगा, बारी बारी एक के बाद देकर हर को क्या होगा?
एक अरुण छात्र। इसलिए सभी को मिलजुल कर और भाईचारे की तरह रहने की जरूरत है। इसलिए इस बात के जरिए उसने क्या किया, मिलजुल कर रहने की तलकीन किया। ठीक है, जात पात और अमीर और गरीबी से ऊपर उठकर मसावात कायम करने की जरूरत है। मसावात जानते हो ना, इक्वलिटी, बराबरी कायम करने के लिए सबक दिया उसने। ठीक है, हिंदुस्तानियों को अपनी परेशानियों का हल हिंदू समाज में ही ढूंढने की जरूरत है। इन्हें मगरबी तकलीफ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अंग्रेजों की बात को छोड़ो, हिंदुस्तानियों को अपने हिंदू समाज में जो चीज़ें हो रहा है उस पर ध्यान देने की कोशिश करो। आज सब कोई अंग्रेजी है, तब सलाम की जगह गुड मॉर्निंग, क्या कोई कोई वो भी नहीं बोलते हैं, बैठ के रह जाते हैं। क्लास में आए बैठ के रहे। सलाम करते हैं। हाँ, तो एक बार वो बीरबल और अकबर की कहानी सुनाए तुम लोग को। अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन एक बाग में घूमने गया वो लोग, तो अकबर ने क्या कहा, बीरबल मैंने कल एक सपना देखा। बीरबल कहा क्या सपना देखा? मैंने कल एक सपना देखा था। बीरबल ने क्या कहा, क्या सपना देखा? बादशाह साहब कि तुम एक गंदे नाले में गिर गए हो और मैं एक शहद के नाले में गिर गया हूँ। शहद जानते हो ना? अब बीरबल जवाब दे रहा है, बादशाह साहब क्या हुआ? को मैं भी आज एक सपना देखा। बोला क्या? बोला तुम मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। बीरबल क्या कहा था, अकबर क्या कहा था कि मैं शहद की नाले में गिर गया हूँ। लो शहद की नाले में गिर गए हो, तो मैं गंदे नाले में गया हूँ ना, मुझे आप चाट रहे हैं, और आप शहद के नाले में गए, मैं आपको चाट रहा हूँ। बीरबल ने जवाब दे दिया। ठीक है, तो बीरबल बहुत चालाक थे। वर्तमान भारत नामी मजमून विवेकानंद ने बांग्ला जबान में लिखा था। याद रखना, वर्तमान भारत, इस वर्तमान भारत को स्वामी विवेकानंद ने किस लैंग्वेज में लिखा था? बंगाली लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में लिखा था उसने वर्तमान भारत को। इसकी पहली आसात रामकृष्ण मिशन के रिसाला अदोबोधन के मार्च 1899 ईस्वी के समारोह में हुई थी। याद रखना, वर्तमान भारत की सबसे पहली आसात जो हुई थी वो हुई थी कब? 1899 ईस्वी में। एक अखबार था जिसका नाम था क्या? अदोबोधन। ठीक है, इस अखबार में, और ये अदोबोधन अखबार जो था ये किसका था? स्वामी विवेकानंद के टीचर, उस्ताद, जिसका नाम था रामकृष्ण। रामकृष्ण ने इस अखबार को निकाला था। इसी अखबार में 1899 ईस्वी में इस वर्तमान भारत को शाया किया गया। ठीक है, याद रखना। मजमून की अहमियत के पेश नजर से अलग 1905 ईस्वी में किताबचा की शक्ल में शाया किया गया। तब 1905 ईस्वी में एक किताब की शक्ल में पेश किया गया। क्या? वर्तमान भारत। कब? 1905। 1905 ईस्वी में एक बुकलेट की शक्ल में पेश किया गया, किताबचा जिसको हम लोग कहते हैं। विवेकानंद ने अंग्रेजी और बांग्ला जबान में कई किताबें लिखी है। उनमें से चंद ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, परिबढ़ा, वर्तमान भारत और प्राच्या वगैरह है। अभी जो जो नाम पढ़े हम लोग, ये विवेकानंद का लिखी हुई किताब है। ठीक है, ये हो गया वर्तमान भारत। असल में स्वामी विवेकानंद ने वर्तमान भारत के जरिए हिंदुस्तानियों को एक और मसावात, बराबरी कायम करने के एक पैगाम दिया है। ठीक है, इस तरह स्वामी विवेकानंद अपने मजमून वर्तमान भारत के जरिए हिंदुस्तानियों को एक रहने का सबक दिया है। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज उसके मुताबिक क्या है, किस में है? एक गर्दिश में है। कभी भी किसी को अरूज हासिल होगा, कभी भी किसी को तरक्की हासिल होगा। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, गोरा। अब गोरा जो है एक नावल है। ये किसकी लिखी हुई है? रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है। गोरा क्या है? एक नावल है। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ बात माइंड में आई थी, अभी फिर भूल गए शायद। अरे कभी भी अगर तुम लोग मान लेते हैं कोई क्वेश्चन याद आता है, लेकिन जब पूछते हो भूल जाते हो, तो कम से कम मेरा नाम पूछ लिया करो। तो सर आपका नाम क्या है? क्यों? सवाल तो पूछो। क्यों? आपका नाम जो पता है, सवाल आता है तुम लोग माइंड में, लेकिन जब पूछने आते हो तो भूल जाते हो। तो ये याद रखना कि सर आपका नाम क्या है, हम जवाब बता देते हैं। ठीक है,
आज अभी पढ़ेंगे हम लोग गोरा के बारे में। भला ही तुम लोगों को मेरा नाम याद हो, लेकिन तब भी पूछ लेना। क्यों? क्योंकि जो सवाल माइंड में हम लेके आए थे उसको भूल गए, तो क्या करें, कुछ तो पूछना पड़ेगा ना। कुछ तो अगर वो ना हो सके तो कम से कम अपना नाम पूछ लेना मुझे। सर मेरा नाम क्या है, आप पूछ। गोरा सिमरन। ऑनियन पकड़, ऑनियन पकड़ से। ऑनियन, ऑनियन मतलब प्याज पकड़, है ना। राज, राज का नाम नहीं लेना चाहिए तुम लोग। नॉवेल किसके जरिए है? बाय रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। गोरा एक नावल है। रविंद्रनाथ टैगोर ने टोटल 12 नावल लिखे हैं। 12 नावल में से एक नावल है इसका गोरा। और ये गोरा नावल जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स नावल है, मतलब पेचीदा है बहुत। इसका किरदार आ गया, उसका किरदार आ गया, समझ में थोड़ा हेरा फेरी है। ठीक है। गोरा रविंद्रनाथ टैगोर का तस्नीम करता नावल है। टैगोर ने कुल 12 नावल लिखे हैं, इनमें से सबसे पेचीदा नावल गोरा है। सबसे पेचीदा कॉम्प्लेक्स नावल है ये। गोरा नाम के एक किरदार की कहानी है। इस कहानी में, इस नावल में एक लड़की है गोरा में, उसमें एक लड़की है जिसका नाम ही गोरा है, इसलिए इस नावल का नाम भी गोरा ही रखा गया है। गोरा को अपने हिंदू होने पर फख्र है। गोरा एक लड़की है जो हिंदू है, उसको इस बात पर घमंड है कि मैं हिंदू हूँ, बहुत अच्छा मजहब है। इसे अपनी कदीम वैदिक तहजीब पर नाज है। वह एक आदर्शवाद हिंदू है, वह दूसरों को भी एक सच्चा हिंदू देखना चाहता है। इसे अपने वतन हिंदुस्तान से ज़बरदस्त दिली लगाव है। वह हमेशा एक खुशहाल हिंदुस्तान के ख्वाब देखता है जो हर किस्म की नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम से पाक हो। गोरा का दोस्त बनोए हिंदू समाज की तोहम परस्ती और हिंदू तकलीफ से नाला होकर ब्राह्मण समाज में शामिल हो जाता है। और राजा राममोहन राय ने ब्राह्मण समाज को असलाही जज्बे के तहत कायम किया था। वह मूर्ति पूजा, बेजार सोम और मजहबी भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। हिंदू समाज दो तरह के ख्यालात रखने वालों में से मुनक़सिम हो गए थे। दोनों के दरमियान एक खली थी, फिर मगरबी तहजीब थी जो ऐसे ऐसे हिंदुस्तानी समाज पर हावी हो रही थी। इस नावल में गोरा के एक दोस्त होता है जो हिंदू समाज को छोड़ देता है, अलग हो जाता है वो। ठीक है। और वो अलग होकर राजा राममोहन राय के बताए हुए रास्तों पर चलता है। ठीक है। फिर मगरबी तहजीब थी जो आहिस्ते आहिस्ते हिंदुस्तानी समाज पर हावी हो रही थी। गोरा इस माहौल में खुद को एक विवेकानंद और सच्चा देशभक्त समझता है, लेकिन वह उस हकीकत से नावाकिफ है कि वह ना हिंदू है ना हिंदुस्तानी। वह अंग्रेज माँ बाप की औलाद है जिसकी परवरिश एक हिंदू जोड़े ने हिंदू माहौल में की थी। गोरा असल में इंग्लैंड की एक लड़की थी जिसको उसके माँ बाप ने हिंदुस्तान में लाके छोड़ दिया था। हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के दो माँ बाप ने उसको पाला पोसा। गोरा को ये पता नहीं था कि वो इंग्लैंड की है, इसलिए जब उसको इस बात का पता चलता है कि मैं हिंदुस्तान का नहीं हूँ तो उसको उसके दिल में बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं जब हिंदुस्तान का नहीं हूँ तो मैं इतना हिंदुस्तान को क्यों चाहती हूँ, हिंदुस्तान पर मैं क्यों फख्र करती हूँ। अभी भी पढ़े, हिंदुस्तान पर वो फख्र कर रही थी, हिंदुस्तानी होने का फख्र कर रही थी, लेकिन सच्चाई का जब पता चला तो वो बहुत नाराज़ हो गई। असल में वो अंग्रेज माँ बाप की औलाद थी और उसको पाले पोसे थे हिंदुस्तानी एक जोड़े ने। अब क्या है आगे देखते हैं। इस हकीकत का इंकताब होते ही गोरा हैरान रह जाता है। उसे अपने हिंदू ना होने का सदमा होता है। अंग्रेज लोग अक्सर क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई लोग होते हैं, तो उसके माँ बाप क्रिश्चियन है और वो हिंदू है, तो इस बात से उसको बहुत दुख होता है कि मेरे माँ बाप क्यों क्रिश्चियन है, इतना हिंदू समाज इतना अच्छा है, मेरे माँ बाप क्यों क्रिश्चियन बना है। इस बात का उसको बहुत सदमा हुआ कि वो हिंदू नहीं है। हाँ, बुरा लगता है। अब मान लेते हैं हम लोग अभी मुसलमान में हैं, अभी मुसलमान हम सब कोई, अगर अभी हमको बोले कि तुम्हारा माँ बाप हिंदू है तो कितना खराब लगेगा कि इतना अच्छा मजहब हम छोड़ कर हिंदू मजहब में चले आ रहे हैं। इस तरह का सदमा गोरा को पहुंची। आखिर वह फैसला करता है कि वह मजहब और जात पात से अलग होकर खुद को सिर्फ एक हिंदुस्तानी समझेगा। वो ये समझता है कि मैं कोई हिंदू और मुसलमान ये सब मजहब से ताल्लुक़ नहीं है, मैं बस एक हिंदुस्तान का ही रहूँगा। गोरा में बहुत सारे किरदार कहानी और जेली कहानी से इसे पेचीदा बना दिया है। पढ़ने वाला मुख्तलिफ किरदारों में उलझ कर रह जाता है। जो भी इस नावल को पढ़ेगा वो कन्फ्यूज होकर रह जाएगा कि कहाँ पे कौन सी कहानी क्या बयान किया है।
ठीक है। रविंद्रनाथ ने इस नावल के जरिए हिंदुस्तानी को कौम परस्ती का पैगाम दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक नावल है, इसके जरिए उसने क्या किया, हिंदुस्तानी को एक हिंदुस्तानी होने का पैगाम दिया है। ठीक है। नावल के बारे में, नावल की कहानी को बयान किया है। पूरा तो हनी से जटना बताया, पेचीदा है। गोरा नावल को जब पढ़ेंगे उसको पता चलेगा। अब हम लोग जाते हैं और कुछ बाकी बस पढ़ लेते हैं। भारत माता जो है ये एक असल में तस्वीर है, जिसमें एक औरत है और जिसका कितना हाथ है, 4 हाथ है। मतलब तुम लोग अक्सर पूजा वगैरह में देखते होंगे कि हिंदू जो है एक औरत बनाती है मूर्ति की तरह, उसमें बहुत सारे हाथ होते हैं, एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ उसके नीचे, फिर एक हाथ नीचे, है ना। तो इस तरह एक पेंटिंग है ये। इस पेंटिंग के जरिए वह लोग हिंदुस्तान को असल में दिखाना चाहता है। ये जो भारत माता है, भारत माता को वो एक हिंदुस्तान समझता है। माता मतलब माँ, भारत को माँ समझते हैं, जिसके 4 हाथ हैं। एक हाथ में वेद, वेद क्या है, आर्यों की मजहबी किताब है। दूसरे हाथ में चावल का एक पौधा है, तीसरे हाथ में एक माला है और चौथे हाथ में एक सफेद कपड़ा है। याद रखना, 4 हाथ में 4 चीज क्या है। और ये भारत माता तस्वीर है, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर को बनाया था उपेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने? नाथ टैगोर। उपेंद्र नाथ टैगोर ने यह तस्वीर बनाया था भारत माता की। याद रखना, सवाल आएगा भारत माता की तस्वीर किसने बनाई? जवाब उपेंद्र नाथ टैगोर। एक पेंटिंग है, इस तस्वीर में भारत को एक देवी की शक्ल में पेश किया गया है। उसके 4 हाथ है, वह एक क्या है, औरत है, उसके 4 हाथ है। एक हाथ में वेद, दूसरे हाथ में चावल का एक पौधा, तीसरे हाथ में एक माला और चौथे हाथ में एक सफेद कपड़ा। उसने जाफरानी रंग की एक साड़ी अपने जिस्म के गिर्द लपेट रखी है और वो औरत अपने जिस्म में लाल जाफरानी रंग की, है ना, जाफरानी रंग की क्या है, एक कपड़ा पहने हुई है। उपेंद्र नाथ ने यह तस्वीर तहरीक आज़ादी के जज्बे को तेज तरक्की देने के लिए बनाई थी। ये तस्वीर कौम परस्ती की मुंह बोलती तस्वीर है। कौम परस्ती का पैगाम देता है ये तस्वीर। ठीक है, हो गया क्या? वो लोग असल भारत माता के जरिए हिंदुस्तान को दिखाना चाहता है कि जिस तरह एक तुम अपनी माँ से मोहब्बत करते हो, उस तरह हिंदुस्तान से मोहब्बत करो, भारत से मोहब्बत करो। इसलिए वो बोला है भारत माता। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग गागेंद्र नाथ टैगोर के बारे में। गागेंद्र नाथ टैगोर, याद रखना। इसका भाई रविंद्रनाथ टैगोर। गागेंद्र नाथ टैगोर, गागेंद्र नाथ टैगोर अपने वक्त के एक अजीब मुसव्विर और कार्टूनिस्ट थे। कार्टूनिस्ट जानते हो? कार्टूनिस्ट, हाँ, और पेंटर थे, पेंटर, मुसव्विर। पेंटर, तस्वीर बनाने वाला, और कार्टूनिस्ट, ड्रामा वगैरह बच्चों का जो जोक वगैरह होता है, कार्टून हम लोग कहते हैं उसको, उसको बनाने वाला। वो रविंद्रनाथ टैगोर का भतीजा था। रविंद्रनाथ टैगोर का भतीजा, नाथ आ गया, टैगोर आ गया। टैगोर, टैगोर खानदान से ही होगा, है ना। और उपेंद्र नाथ टैगोर के भाई थे। उपेंद्र नाथ टैगोर जब ऊपर पढ़े हम लोग, उपेंद्र नाथ टैगोर ऊपर पढ़े, है ना, तो उपेंद्र नाथ टैगोर का बड़ा भाई था वो। ठीक है, सियासी और समाजी मसाइल को उन्होंने तंजो मजाक के स्टाइल में अपने कार्टूनों में पेश किया था। ड्रामा की तरह होता है, कार्टून वगैरह के जरिए वो एक सबक देने की कोशिश किया है। इन कार्टून बनाने का अपना अंदाज था। अपने मजाया कार्टूनों के जरिए उन्होंने नौबती निजाम पर गहरा क्या है, ड्रामा देखते तुम लोग स्टेज में, कभी भी जाते हो प्रोग्राम में, लोधन वगैरह ड्रामा देखने के लिए, आखिर में एक सबक देगा। देखा जाता है कि ड्रामा में दहेज मांगा जाता है। अक्सर दहेज के ऊपर ज़्यादा ड्रामा लिखा जाता है। ये एक औरत होती है सास, एक लड़की होती है बहू, है ना। ये पर देखा था ना डैफोडिल्स में, हम लोग भी थे साथ में।
हम पर्दा को इधर से इधर कर रहे थे। पर्दा मास्टर स्कूल में क्या हुआ था पता है तुम लोगों को? हम बने थे मरीज। एक डॉक्टर था, बहुत अच्छे से ड्रामा किए थे। हाँ सब कोई थे। तो हम लोग उस वक्त छोटे थे, वो 5-6 में पढ़े थे शायद। ड्रामा के बहुत अच्छा भीड़ निगाह ये लोगों को पता है। बुलकावाड़ी का है ना, आएगा ही स्कूल तो छोड़ेगा वो लोग। वो जदीद बंगाल आर्ट, न्यू बंगाल आर्ट को फरोग देने में पेश थी। न्यू बंगाल आर्ट एक किस्म का आर्ट है, न्यू बंगाल आर्ट। न्यू बंगाल आर्ट एक किस्म का आर्ट है जिसको किसने फरोग दिया था? गगनेंद्र टैगोर ने इस आर्ट को सबसे पहले फैलाया था। ठीक है, उनके बहुत सारे कारण थे। पिलर्स ऑफ द एब्सोल्यूट प्ले ऑफ ऑपोजिट्स, रिफॉर्म ऑफ स्क्रीम्स भी इसमें शामिल हुआ। इस तरह का बहुत सारा चीज है, ये तस्वीर है, इसमें शामिल किया उसने। ठीक है, न्यू बंगाल ऑफ आर्ट में। अब देखो कुछ अहम वाकयात। ये चैप्टर हो गया हम लोग का खत्म, चैप्टर नंबर 4। ये क्वेश्चन तुम लोग कल याद करके आने बोले थे, याद कियो? पूरा याद कर लियो। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? पता ही नहीं है। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। किस फौजी कैंप में कारतूस की वजह से सिपाहियों में नाराजगी फैला था? किस फौजी कैंप में? 1857 ईस्वी में दुमदुम फौजी छावनी में। दुमदुम फौजी छावनी में 1857 की बगावत कहाँ हुई थी? किस जगह? मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, 4 जगह याद रखना। लाल किला में बहादुर जफर पर मुकदमा कब चलाया गया था? लाल किला में बहादुर जफर पर मुकदमा कब चलाया गया? याद रखना। आंसर होगा 14 जनवरी 1858 ईस्वी में। ठीक है, अवध पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया? अवध पर 12 जून 1858 ईस्वी में। झांसी की रानी की इंतकाल कब हुई? कब शहीद हुए वो? 17 जून 1858 ईस्वी में। मलका विक्ट्री का ऐलान 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। बहादुर जफर को कब रंगून भेज दिया गया गिरफ्तार करके? 29 मार्च 1858 ईस्वी में। ठीक है, बंगा भाषा प्रकाशिका का लीडर कौन था? बानी कौन था? गौरी शंकर तारिक वागसी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन किसने काम किया था? विलियम आराम ने। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कलकत्ता का बानी कौन था? जॉर्ज थॉमसन। आनंद मठ की आजाद कब हुई थी? 1882 ईस्वी में। याद रखना कब? 82। हाँ 82 आंसर होगा। किताब के शकल में कब पेश किया गया था? 82 में। नावल गोरा की आजाद कब हुई थी? गोरा नावल की आजाद हुई 1910 ईस्वी में, 1910। ओके, इसके बाद 1905 में देखो क्या क्या हुआ था। रिसाला, वर्तमान भारत की शुरुआत, भारत माता, तस्वीर की आजाद। भारत माता बनाया गया था 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में। कौन है? हिंदुस्तान के पहले वायसराय 1857 की बगावत कब हुई थी? किस तारीख को? 10 मई। मुगल शहजादे को किसने कत्ल किया था? तुम कॉल कर रहे हो, बोलो। जनरल हडसन। हिंदुस्तान की पहली सियासी अंजुमन का नाम? बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। गगनेंद्र टैगोर की एक पेंटिंग का नाम बताओ। एक 2 मिनट।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी लिखी हुई किताब है? जवाहरलाल नेहरू। जदीद कौमी कार्टूनों का बाप किसे कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को। हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिस्ट कार्टून पिक्चर्स? बस ये पूरा क्वेश्चन था, तुम लोग कल याद करके आना।